रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू कर्व्स में लास्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया अभी तक कि टी यू कर्व्स कैसे बनता है, ओनली टी यू विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एम यू कर्व्स कैसे बनता है और उसके बाद उसके बीच में रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। एक काम मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, मुझे एक बार और फिर से यहाँ पर टी यू कर्व्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उन दोनों के बीच में रिलेशन देना है। तो एज वी नो इसका यू शेप्ड होता है ऑलमोस्ट जस्ट लाइक दिस वन। हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो वहाँ पे टी यू मैक्सिमम होगा, टोटल यूटिलिटी, और इसी को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच के आपको टी यू डिक्रीज करने लगेगा। तो ये डिक्रीजिंग टी यू है, ओ रख लीजिए, इसे टी यू एक्स लिख लीजिए और इसको क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसके जस्ट नीचे हम लोग बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी एज जैसे कि हम लोग ने टी यू लिया वर्टिकल पे, मार्जिनल यूटिलिटी को भी हम लोग वर्टिकल पे लेंगे और फिर क्वांटिटी हम लोग हॉरिजॉन्टल में लेंगे एज वी हैव टेकन इन द फर्स्ट केस। चलिए, अब जैसा कि हम लोग के पास ये है बुक इसमें शो कर रहा है, आपको यहाँ पर देखिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी आपको बढ़ रहा है। सॉरी, फर्स्ट सबसे पहले 8 है, उसके बाद वो डिक्रीजिंग आ गया 8 6 5 4 3 2 1 0 देन नेगेटिव। तो दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी है जो हमें फर्स्ट यूनिट को लेने से मिलेगा, उसके बाद तो फर्स्ट यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट लेंगे, थर्ड यूनिट लेंगे, कंटिन्यूसली मेरा मार्जिनल यूटिलिटी घटता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 यूनिट वाला ही सपोज कर लो कि यहाँ पर सपोज कर लो 8 यूनिट है, तो यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी इस तरह से डिक्रीजिंग में होगा और वो किसके कहाँ पर वो 0 होगा, जहाँ पर टी यू मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। आई नीड टू टेक ए स्केल फॉर दिस वन। तो यहाँ पर टी यू मैक्सिमम, वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0। तो ये हो गया आपको एम यू एक्स इज इक्वल टू 0 और देन एम यू एक्स उसके बाद क्या आपको नेगेटिव हो जाएगा और ये मैक्सिमम एम यू एक्स। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो एम यू एक्स 0 और टी यू मैक्सिमम विल बोथ ऑफ देम विल लाई एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट पे होगा, दोनों कोइंसाइड करेगा। यहाँ पर टी यू मैक्सिमम है इस पॉइंट पे और इसी पॉइंट पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम भी होगा। अब वो हम इससे भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा टी यू मैक्सिमम आपको कहाँ पे है, 7 और 8 यूनिट था जहाँ पर 29 यूटिलिटीज मिल रहा था और एम यू मैक्सिमम भी आपको वहीं पे था जहाँ पर मुझे 0 यूटिलिटीज मिल रहा था। 0 यूटिलिटीज हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा था उस पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करने पर। ठीक है, जब हम 8वां यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया और उसी पॉइंट पे सैचुरेशन पॉइंट भी है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हमें मिल रहा है, दैट इज 29। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नेगेटिव होता चला गया। ठीक है, 0 के बाद -2 देन इट विल जस्ट गो ऑन डिक्रीजिंग, उसके बाद वो डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि टी यू मैक्सिमम at the saturation point और इसी पे हमें क्या होगा, एम यू भी 0 होगा। हाँ, एम यू 0 एम यू 0। ठीक है, एम यू 0 तो फर्स्ट एम यू मैक्सिमम तो फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन पे होगा। हाँ, एम यू इज 0। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिलेशन समझ में आ गया कि टी यू में और एम यू में क्या रिलेशन है। ठीक है, और फिर फर्दर इसमें लिखा एज लॉन्ग एज टी यू कर्व इज कनकेव एम यू कर्व इज डाउनवर्ड।
जब तक उसका वो कनकेव रहेगा तब तक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा एंड रिमेन्स अबव द एक्स एक्सिस। जब तक वो कनकेव होगा, जहाँ वो टर्न करना शुरू करेगा, मतलब जहाँ जहाँ जब तक ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रहेगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जहाँ मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँचेगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, 0 होगा और फिर एम यू कर्व आपको नेगेटिव होगा। When TU curve is falling, MU curve becomes negative. TU curve is falling, TU कर्व जब नीचे गिरना शुरू होगा, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, अपवर्ड अब नहीं जा रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया सेम पॉइंट पे, ठीक है। TU curve is falling, then MU is negative. Finally, the falling MU curve shows the law of diminishing marginal utility, ठीक है। अब ये बात पूछा जाता है कि व्हाट डज द फॉलिंग MU रिप्रेजेंट। तो फॉलिंग MU का मतलब क्या होता है, फॉलिंग MU मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये है कि एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग additional unit of anything, its marginal utility will decrease। जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाओगे, किसी चीज़ का यूनिट, किसी चीज़ को कंजप्शन करने का यूनिट बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी उसकी घटती जाएगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपको बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, तो आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी बंदे किसी घर पे आपने नॉक किया, उससे पानी मांगा, उसने पिलाया। पहला ग्लास की जो यूटिलिटी होगी मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा ग्लास जो आपको देगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, देन तीसरे ग्लास का वो क्या हो, कंटिन्यूसली घटता जाएगा। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्लास विल बी ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन द थर्ड, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन द फोर्थ। मतलब marginal utility of fourth one is smaller than the third one, is smaller than the second one, is smaller than the first one। मीन्स सबसे ग्रेटेस्ट मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, फर्स्ट यूनिट में होगा, और यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट होगा वो यहाँ पर फोर्थ में होगा, और इसके भी बाद जाइएगा तो वो घटता ही चला जाएगा। एंड दिस वेरी लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच वी फेस इन आवर डेली लाइफ। जो हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल में भी इसे फेस करते हैं, ऐसा ही होता है। So the law states that as a consumer consumes more and more units of a commodity, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing। जैसे जैसे कोई कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट किसी कमोडिटी का कंज्यूम करता जाएगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है सक्सेसिव यूनिट के साथ घटती चली जाएगी, और एक ऐसा जगह आएगा जहाँ पर MU उसका 0 हो जाएगा, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने केस देखा भी, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को? चलिए, अब यहाँ पर कुछ एजम्पशन लिया गया है, एजम्पशन रिगार्डिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Assumptions of the law of DMU, diminishing marginal utility, ठीक है। पहला, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड। हम लोग जो भी मेजर करते हैं उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में करते हैं कि किस तरह से हम लोग ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट इज यूज्ड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड। सेकेंड पॉइंट, जैसे अब एग्जाम्पल ऑफ inappropriate units are measured in grams, water in drops, diamonds in kilograms। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग वाटर को ड्रॉप से मेजर करेंगे, ठीक है, डायमंड को किलोग्राम में मेजर करेंगे, दैट्स नॉट द वे ना। तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट यूज करना होगा जब भी हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे। होमोजेनस कमोडिटी, होमोजेनस मतलब होता है सेम। अब यहाँ पर होमोजेनस कम्युनिटी बोलने का मतलब क्या है भाई, ऑल यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी कंज्यूम्ड आर होमोजेनस एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। मतलब अगर पहला ग्लास आपको सादा पानी का दिया गया है तो दूसरा ग्लूकोज का नहीं मिलना चाहिए,
इफ यू हैव गॉट द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, प्योर वाटर एंड सिंपल वाटर, प्लेन वाटर, देन दूसरा अगर आपको भाई जाहिर सी बात है अगर उसको नींबू पानी दे दिया जाएगा या कुछ और मिला के दे दिया जाता है तो उसकी यूटिलिटी तो बढ़ जाएगी ना, उसमें तो आपकी ख्वाहिश बढ़ जाएगी, वो तो बिना प्यास का भी आदमी पी लेता है। तो वो नहीं होना चाहिए, होमोजेनस कमोडिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे सक्सेसिव यूनिट आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो किसी भी यूनिट का, वो सारा यूनिट जो है आपको होमोजेनस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलो थर्ड पॉइंट क्या है? Continuous consumption. The law of diminishing marginal utility holds only when consumption successive units of commodity is without a time gap. Continuous consumption होना चाहिए। अब वो कैसे भाई? Continuous consumption जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत जोर की प्यास लगी हुई, आपको 3 गिलास पानी पी लिया आपने, उसके बाद आप सेटिस्फाई हो गए कि अब प्यास नहीं है, ठीक है। अब फिर कुछ देर के बाद फिर बहुत जोर की प्यास लगी, फिर आप अगर वहाँ से काउंट करते हो, चलो ये मत चौथा गिलास है, ये 5वां, फिर छठा, फिर 3 गिलास और पीते हो, तो 3 गिलास जो नेक्स्ट वाला होगा वो गैप हो गया, इसलिए उसको कंटिन्यूस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस जो कंजप्शन होता है उसी में DEMU को हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसको अलग नहीं ले सकते हम लोग, तो मतलब गैप हो गया तो फिर उसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला फंडा उसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो the next one, fourth one and the last one, mental and social condition of the consumer must be normal. जिसको आप वेरीफाई कर रहे हो जिस बंदे पे, उसका मेंटल एंड सोशल कंडीशन नॉर्मल होना चाहिए। वो पागल नहीं होना चाहिए, उसके बाद पर विश्वास होने वाली होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके बाद पर यकीन हो, विश्वास हो, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है, 4 एजम्पशन है जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, ये एजम्पशन आप पहले मान लो, उसके बाद वो DMU आप वेरीफाई कर पाओगे, उस लॉ पर खरा उतरोगे, ठीक है। वो लॉ खरा उतरेगा अपने आप पर जो कह रहा है वो। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है एजम्पशन ऑफ द यूटिलिटी अप्रोच। इसमें कुछ पूछना है? अच्छा चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिएगा उसको, जो होगा नेक्स्ट से हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। एजम्पशन ऑफ द यूटिलिटी अप्रोच। अब यूटिलिटी अप्रोच का क्या एजम्पशन है? तो देखिए एजम्पशन ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आर, कार्डिनल यूटिलिटी जिसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, दैट इज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी measured in monetary terms, पैसों के टर्म्स में हम इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट अजम्पशन है यूटिलिटी अप्रोच का। सेकंड, कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन। अब जब यूटिलिटी अप्रोच हम लगाते हैं तो कंज्यूमर्स इनकम को ऐसा नहीं कि वेरी करता रहेगा, वो फिक्स होना चाहिए। कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन। थर्ड वन, प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। जैसे कंज्यूमर का इनकम दिया होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उसी तरह कमोडिटी का प्राइस भी वो फिक्स होना चाहिए और गिवन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। प्राइस ऑफ कमोडिटीज, जो सामान हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, आर गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। And the fourth and the last point is that constant marginal utility of money. It seems that importance of money remains unchanged. Marginal utility of money is addition made to the utility of the consumer. He spends one more unit of the money income, this is assumed to be constant. मतलब जो marginal utility जो money का है वो constant होना चाहिए। Constant marginal utility of money। देखिए मनी का हम कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी कहने का मतलब क्या,
हम पानी की ख्वाहिश हमारी घट जाती बढ़ जाती, ठीक है, लेकिन पैसे की ख्वाहिश या फिर आपको मटेरियल वेलबींग की ख्वाहिश हमारी घटती बढ़ती नहीं है। वो कंज्यूम मतलब वो चीज़ हमें खाना पीना है तो उसकी ख्वाहिश हमारी घटती वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे, सर्कमस्टांसेस पे, हमें उसकी कितनी ज़रूरत है। बट मटेरियल वेलबींग में क्या है, यहाँ पर क्या होता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होता है। सोने जैसे मैंने गोल्ड की कल बात कही थी, या डायमंड, हाँ, या डायमंड की ही बात ले लो। डायमंड हम जितना भी लेते जाएंगे, हर एक यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो जो ग्रीडीनेस जो होता है ना, लालचीपन, वो कमता नहीं है, ठीक है, वो और हो जाए वाली मेंटेलिटी होती है। इसलिए यहाँ पर वही कहा गया है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। तभी केस उसी केस में हम लोग ये यूटिलिटी अप्रोच को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। ओके, so these were the assumption of the law of diminishing marginal utility, and the next one was assumption of utility approach. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीनिंग। इसमें कुछ पूछना है? अच्छा, क्या दिया हुआ? जैसे assumption of law of diminishing margin, तुम मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ, बुक दिखाओ। अच्छा, जो मैंने बुक खरीदवाया था वही वाली बुक है ये? तो विजिबल नहीं हो रहा है। मेरे बुक क्लियर तुम्हें दिख रही थी? अच्छा, कोई बात, तो उसको आप देख लोगे, उस पॉइंट को देख लोगे, ठीक है। जैसा होगा हम लोग फिर नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको कुछ पॉइंट्स वैसा होगा जो कि आपको लगे या नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है, तो आप उसे देख लोगे। और ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसको मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो रिवीजन के पर्पज़ से आप वहाँ पर भी देख सकते हो इसको दोबारा। खैर, तो मैं अब नेक्स्ट देखूंगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीनिंग। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, चलें आगे बढ़े। So the next topic is what do you mean by consumers equilibrium? इक्विलिब्रियम मतलब कब कंज्यूमर बैलेंस रहेगा। तो कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। व्हेन अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन, अपने सेटिस्फैक्शन को सबसे ज़्यादा करता है, मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। मीन्स कमोडिटी का प्राइस दिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और उसकी इनकम दी गई है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब कैसे वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में रख पाएगा। ओके, तो in economics the consumer is the one who takes decision about what to buy for satisfaction of want। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या खरीदना है ये कंज्यूमर पर टोटली डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वन कमोडिटी का केस देखेंगे। एक कमोडिटी का केस क्या होता है। अगर एक ही सामान आपको लेना है उस केस में,
Let us suppose that a consumer has a given income with which he consumes only one commodity X. Since both his income, money income and commodity X has utility for him, he can either spend his money income on commodity X or retain it with himself. तो एक ही चीज़ अगर उसे खरीदनी है X कमोडिटी, तो या तो इसे वो खरीदेगा या फिर वो पैसे को अपने पास रख लेगा, मनी को अपने पास रख लेगा। दो ही काम कर सकता है, ठीक है। इसको खरीदेगा तो मनी घटेगा और इसको नहीं खरीदेगा तो मनी उसके पास एज इट इज सेव रहेगा, ठीक है। सो इफ द कंज्यूमर होल्ड्स हिज इनकम, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड becomes greater the marginal utility of money than the marginal utility of the money income MUM. In that case, total utility can be increased by exchanging money for good X. तो अगर सपोज कर लो कि वो गुड्स नहीं खरीदता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट वेरी गुड, जाहिर सी बात है वो खरीदे नहीं है तो एक्सपेक्टेशन है, वो उसको लगता है कि ये मिल जाएगा तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। और उसके बाद जो पैसा है, जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, वो कहीं ना कहीं उसकी अहमियत नहीं समझ में आ रही, उसकी इसकी अहमियत समझ में आ रही, क्योंकि ये उसके पास नहीं है, वो चाह रहा है कि इसको ले ले। सो दस ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। जब MUX मतलब उस गुड्स का मार्जिनल यूटिलिटी और उस मनी का मार्जिनल यूटिलिटी जब बराबर हो जाएगा, तभी कंज्यूमर अपने आप में इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। बेटर यू वी मे राइट दिस वन एज marginal utility of X is equal to PX, price of that very commodity। मतलब जितना पैसा वो लगा रहा है उतना मार्जिनल यूटिलिटी उससे मिल रही है उस गुड से, तब वो इक्विलिब्रियम में है। अगर पैसा ज़्यादा खर्च करके उसके पैसा वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, सेटिस्फैक्शन उससे कम मिल रहा है, देन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा मतलब क्या? मतलब वहाँ पर ये समझने वाली बात है कि उस पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी उसके नज़र में ज़्यादा है बनिस्बत के वो उस गुड्स की जो उसे खरीद रहा है वो। इज इट क्लियर? ठीक है। तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड का और मार्जिनल यूटिलिटी मनी का बराबर है, दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स का और प्राइस ऑफ दैट वेरी गुड, उसका प्राइस दोनों बराबर है, मतलब जितनी अहमियत है उस गुड्स की उतना पैसा लगा के वो खरीद रहा है तो ठीक है, बट अहमियत उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी वो पैसा ज़्यादा लगा के वो खरीद रहा है उसे, ठीक है। उस केस में वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एज वेल। यहाँ पर एक शेड्यूल भी दिया हुआ, वो क्या है भाई? तो पहला यूनिट उसने गुड लिया, तो मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड का था 8 यूनिट एज यू कैन सी इन द बुक, और प्राइस क्या था 5। फिर दूसरा यूनिट उसने लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी थी 6, ठीक है, 6 रुपीज़ के बराबर, और वहाँ पर प्राइस क्या 5 रुपये लग रहा था। मतलब कि पहले केस में मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स की ज़्यादा है बनिस्बत के प्राइस के, ठीक है। तीसरे में आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस गुड्स की है और जो प्राइस है दोनों सेटिस्फाई कर गया, दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब विद द कंजप्शन ऑफ द थर्ड यूनिट वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। फोर्थ यूनिट के साथ वो इक्विलिब्रियम उसके गड़बड़ा गई, वो नेगेटिव में जा रहा है, फिफ्थ यूनिट के साथ और ज़्यादा नेगेटिव में। मीन्स वी कैन से कि जब तक उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था, उसने उस गुड्स का मार्जिनल यूटिलिटी X1 मान लो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, इसकी यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा थी। फिर उसने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, अभी भी प्राइस से ज़्यादा है। फिर उसने थर्ड यूनिट जहाँ कंज्यूम किया तो यहाँ पर प्राइस के बराबर हो गई। अब फोर्थ यूनिट उसे नहीं कंज्यूम करना था, नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड्स की वो कम होगी और प्राइस ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको भी 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, देन 4, देन और आगे जाइए। मार्जिनल यूटिलिटी अगर फिफ्थ यूनिट करता है तो और भी ज़्यादा समझो तो बढ़ गया एक तरह से, PX5, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में वो कहाँ पे है? विद द कंजप्शन ऑफ द थर्ड यूनिट, तीसरे यूनिट का कंजप्शन के साथ वो इक्विलिब्रियम में है। अदरवाइज वो पहले मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स की ज़्यादा है बनिस्बत के प्राइस के, और उसके बाद आपको प्राइस की यूटिलिटी ज़्यादा है बनिस्बत के गुड्स के। इज इट क्लियर?
समझ में आई बात? चलो गुड। यहाँ पे एक ग्राफ भी दिया हुआ है जो प्राइस यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशन को बता रहा है। देखा आपने? आपकी बुक में भी है, ऐसा ही है, ऐसा है ना? कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। आप एक बार उसे पढ़ोगे, जो कन्फ्यूजन होगा मैंने उसको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे इसने बताया है कि इसमें टेबल 2.2 को शो किया जा रहा है। टेबल 2.2 मतलब ये सेम वाला shows that if px is equal to ₹5, then the consumer will buy 3 units of good. If the consumer buys less than 3 units, say 2 units, then the MU he derives from 2 units is worth ₹6, and the price he pays is ₹5. तो यहाँ पर MUX PX के बराबर ज़्यादा है तो और ज़्यादा खरीदेगा वो, और वहाँ पर क्या होगा, since price is less तो और ज़्यादा खरीदेगा। कंज्यूमर विल नॉट बाई मोर देन 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीदेगा। क्यों? 3 यूनिट से ज़्यादा अगर खरीदेगा तो इसकी यूटिलिटी घट जाएगी गुड्स की, और प्राइस की यूटिलिटी बढ़ जाएगी। Hence in order to maximize utility, a consumer will buy that quantity of the good where the MU of the good is equal to the price that he has to buy. Therefore, consumer is in equilibrium when he consumes 3 units of goods, because at 3 units of good, MU of good is equal to price of the product. ठीक है, 3 यूनिट्स पे क्या है, जो आपको जो यूनिट 3 यूनिट जो कंज्यूम कर रहा है, जो उसके प्राइस है, दोनों बराबर रुपए के बराबर है। The consumer equilibrium condition is geometrically illustrated in figure 2.2। यहाँ पर इलस्ट्रेट किया गया है कि प्राइस और यूटिलिटी को यहाँ पर लिया गया है और आपको क्वांटिटी को इधर लिया गया। ठीक है, तो प्राइस देखो यहाँ पर क्या है, प्राइस और यूटिलिटी दोनों है, प्राइस और यूटिलिटी दोनों है, घटता जा रहा है। MUX PX यहाँ पर हुआ, वहाँ पर प्राइस ये आ रहा है, और यहाँ पर MUX जो घटता हुआ आ रहा है, दोनों मैच कर लिया। हम लोगों ने अभी देखा था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड में होता है ना, डाउनवर्ड। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ये ग्राफ है डाउनवर्ड, और ये प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस तो घट बढ़ नहीं रहा। प्राइस देखिएगा ₹5.5 है, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट ही शो करेगा। तो जहाँ पर वो कट करता है वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज वो नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी घटी होगी और ऊपर में उसकी यूटिलिटी, गुड्स की यूटिलिटी बढ़ी होगी। सो टोटल गेन फॉल्स इफ मोर इज परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इस ग्राफ को भी हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। So now we will see how we can represent this very situation with a graph। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल पे हम लोग क्या क्या लेंगे, प्राइस भी लेंगे और यूटिलिटी भी लेंगे, दोनों लेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी का भी हम लोगों ने पहले देखा था लास्ट क्लास में, कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो होता है डाउनवर्ड फॉलिंग होता है। और अभी हम लोगों ने देखा है इस पर्टिकुलर में कि यहाँ पर देखिएगा गौर से कि प्राइस आपको कांस्टेंट है 55555, मतलब प्राइस को मुझे कांस्टेंट ही रहना। प्राइस यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, ये, और ये आपको क्वांटिटी है, और ये प्राइस का है लाइन पैरेलल टू द क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा MU जो मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन है और ये प्राइस का जो लाइन है, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो MUX इज इक्वल टू PX एट दिस वेरी पॉइंट, इसको हम लोग E मानते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। मतलब अब इस इक्विलिब्रियम पे ये जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर कितना शो कर रहा है क्वांटिटी, 3 यूनिट्स। यहाँ पर देखिएगा कितना है, 3 यूनिट्स है, तो जाहिर सी बात है ये आपको 3 यूनिट्स की क्वांटिटी होगी। इफ़ यू गो बाय दिस वेरी टेबल, इस टेबल से हम लोग जाते हैं तो अब प्राइस ये आपको 5A मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर MUX जब 3 यूनिट वो लेता है, ठीक है, 3 यूनिट जब वो खरीद लेता है तो वहाँ पर MUX PX के बराबर होगी, और यही एक पोजीशन है जहाँ पर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो दिस वाज द केस व्हेन वी आर टेकिंग ओनली वन कमोडिटी। जब एक कमोडिटी ले रहे थे तो किस तरह से
कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो हम लोगों ने आज देखा। ठीक है, केस ऑफ वन गुड, दिस इज द केस ऑफ वन गुड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड। Is that clear? Okay, fine. चलिए अब हम लोग दो कमोडिटी का देखेंगे, बट आपकी बुक में चूंकि कुछ ज़्यादा दिया हुआ आप जैसा बोल रहे हैं, तो आप एक कमोडिटी तक का केस देख लेंगे, एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जो प्रॉब्लम हो कल पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर दो कमोडिटी का केस देखेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ऐसे क्लियर? हाँ, प्लीज़ स्टडी करोगे बाबू, क्योंकि ऑनलाइन में वैसे भी थोड़ा कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है, आप मेरे पास बैठे हुए नहीं, लेकिन वैसे भी आप जब यहाँ के पढ़ते थे तब भी बहुत कम बोलते थे, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ स्टडी कीजिएगा तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और लगेगा मुझे भी कि चलो पढ़ा रहा हूँ ढंग से। ठीक है, तो इसको स्टडी कर लीजिएगा, केस ऑफ वन गुड तक पढ़ लीजिए, फिर धीरे धीरे हम लोग स्पीड भी बढ़ाएंगे, तो चीज़ों को पढ़ लीजिएगा तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अरे हम तो स्कूल छोड़ दिए ना। हाँ, अरे बोछा वाले सबको बैठा दिया था और सारा लोग को मिठनपुरा वाले से क्लास ले रहा था, हालांकि बैठाल के पेमेंट तो वही दे रहे हैं, कुछ कुछ दे रहे हैं, 2000 3000 4000, तो उससे क्या होने वाला। तो वही उसी रिटेलिएशन में हमने बोला कि ये सब मतलब जब हम मैनेज कर रहे थे, बोछा के स्टूडेंट जुड़ रहे थे, लगभग हर क्लास में 10-12 जुड़ चुके थे, तो वो पेमेंट देते जो क्लास कर रहे थे। तो हमने कहा कि भाई उनको हमारा जो बच्चा वो हमें दीजिए, तो नहीं क्लास वहीं से होगा, ये वो देते, तो मतलब तो बैठाल के आप मुझे जो पैसा दीजिएगा तो एहसान जताइएगा कि पैसा दे रहे हैं, और दीजिएगा क्या 2-4 हज़ार रुपया दीजिएगा। तो यही सब बात थी, हमने छोड़ दिया। कौन एग्ज़ाम वहीं से मिठनपुरा ही से मैनेज कर रहा है सब, बोछा वाले सब, बाकी सब बोछा वाले सब बैठे हुए हैं। परवीन सर का भी सुने हैं कि वो भी छोड़ दिए हैं, लेकिन हम तो फॉर्मली छोड़ दिए हैं, उनका भी सुनने हैं कि छोड़ दिए, बाकी सब अपना जाते हैं 2000 3000 4000 लेके आते हैं। तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं, और ये बात भी है कि जो मार्क्स देना था उसमें हम लोग को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जब बच्चों को हम पढ़ाएं तो एटलीस्ट आप हमसे पूछिएगा तो कि कौन बच्चा कैसा है, आप क्या जाने कि कौन बच्चा कैसा है। हम जिस सब हाँ, ये सब पार्शलिटी होगा और क्या होगा। हम जैसे इंग्लिश किसका कैसा है वो तो मुकेश सर बताएंगे ना, कि हम बता देंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। सोशल साइंस किसका कैसा है वो हम बता पाएंगे, तो इसमें आप सब यहाँ तो सब कुछ अनुपम ही बताएंगे, तो बताइए सब अनुपम ही से पूछा जाएगा, सब मैनिपुलेशन। आप मुद्रा उद्रा का भी हमको ये बात बताओगे मत कि हम बताए हैं, मुद्रा उद्रा का भी सुनने में आप पैसा ले दे के भी काम किया जा रहा है। हाँ, ये बात, लेकिन मेरा नाम मत खोलिएगा, नहीं तो सब बोलेगा कि तनवीर से स्कूल खोल दिए, तो स्कूल छोड़ दिए तो सब। हाँ, लेकिन सब चल रहा है, हमको सुनने में आया। प्रैक्टिकल में लोग कैसे करते हैं, 12th के प्रैक्टिकल में करती है ना, 5000 रुपया लेके फुल मार्क्स देती है, तो जब वहाँ पे करी तो यहाँ पर भी तो कर ही सकती है, इसमें डाउट क्या है। और सुनने में आया कि चल भी रहा है और उसको लोग मैनेज कर रहे थे, इतना लाओ तो उतना लाओ वगैरह वगैरह। ये सब ट्रांसपेरेंसी नहीं ना, ये सब धांधली। लेकिन प्लीज़ हाँ, आपको जो करना हो मेरा नाम मत बोलिएगा, नहीं तो इस भाई ये सब तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। सभी स्कूल में हो रहा ना, डाउट था होना ही था। ये सब जब गवर्नमेंट ने डायरेक्टर को कमाने का मौका दे दिया है, मौका दे दिया कि भाई अब कमाओ जितना कमाना है। हाँ, लेकिन आप जैसे शुभम राज है ना, शुभम राज वो बोला है कि सर सबसे अच्छा मार्क्स मेरा आना चाहिए, क्योंकि एक भी एग्ज़ाम हम नहीं छोड़े हैं,
सारा एग्ज़ाम दिए हैं और इन लोग जैसा कि नोटिफिकेशन आया सीबीएसई का कि जो बच्चा सारा एग्ज़ाम दिया है, सारा क्लासेस किया, उसको मार्क्स अच्छा मिलना चाहिए, और स्टूडेंट भी नहीं अच्छा ही है वो स्टूडेंट, तो भाई उसका क्लेम भी गलत नहीं बोला कि सर मेरा मार्क्स अगर किसी से कम आया तो हम तो क्लेम कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, बोला कि सर मेरा मार्क्स अगर किसी से कम आया तो हम तो क्लेम कर देंगे। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, वो एग्ज़ाम एक भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ा, सारे एग्ज़ाम में प्रेजेंट था। खैर पैसा लेके काम करना, जिसका कम करना कीजिए कम, लेकिन जो अच्छा बच्चा उसको तो मार्क्स अच्छा मिलना चाहिए भाई, जो जिस सब्जेक्ट में अच्छा उसको तो मार्क्स अच्छा मिलना चाहिए। कमाइए लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। उसी से पैसा, सर ये सब यार, सुमन सर तो अब माला माल हो गए बाबू। इसमें ही हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था 12th के प्रैक्टिकल में, उसी टाइम 10 लाख रुपया हो रहा था इनका, 10 लाख रुपया बन रहा था। तो पैसा तो खूब कमा लिया। हाँ देखो देखो, 5,000 रुपया एक बच्चे से लिया जा रहा है।